कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। विशु को ईसा के गले लगाते हुए देख अग्निवीर की आंखें हैरानी से फैल गई थी। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ था कि वही सहमा सा बच्चा जो अस्पताल में किसी को अपने पास फटकने तक नहीं दे रहा था, अब ऐसे किसी से लिपटा हुआ है जैसे बरसों का रिश्ता हो। दादी माँ की नजरें भी बार बार दोनों पर जा टिकती, कभी विशु के कांपते हाथों पर, कभी ईसा के भीगे चेहरे पर। कमरे में जैसे सांसें थम गई थी। ईसा को लगा मानो समय अचानक ठहर गया हो। जिस भाई के बारे में सोचते सोचते उसकी नींद चैन उड़ जाया करती थी, जिसकी सलामती की दुआ वो हर आरती में मांगती थी, वही उसके सामने था, जिंदा सुरक्षित उसकी बाहों में। भावनाओं का बाँध टूट गया। उसने विशु को और कसकर सीने से लगा लिया, उसकी छोटी सी पीठ पर हथेलियां फेरती हुई, जैसे यकीन कर रही हो कि वो सपना नहीं देख रही है। उसके माथे पर, गालों पर, बालों पर जहाँ जगह मिली उसने उसे प्यार से चूम लिया। आंसू बिना रोके बहते रहे, पर इस बार उनमें डर कम और ज्यादा राहत थी। अग्निवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में ना तो गुस्सा था ना नरमी, बस सीधापन था जो अक्सर सवालों को और भारी बना देता है। क्या तुम विशु को जानती हो? उसके शब्द ईसा के कानों से टकराए तो वो जैसे अचानक होश में लौटी। उसका शरीर हल्का सा कांपा। उसने विशु को सीने से लगाए रखा, पर उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। हकलाहट उसके स्वर में उतर आई। हाँ हाँ, मैं इसे जानती हूँ, उसने कहा। फिर जल्दी से उसमें जोर दिया, लेकिन लेकिन ये मेरे छोटे भाई जैसा है। ये काव्या का भाई है। जब मैं काव्या के घर रहती थी तब ये बहुत बार मुझसे मिलता था। ये सुनते ही विशु ने भी चौंक कर ईसा की ओर देखने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल तैर गए, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी अभी जो अपनापन उसे मिला था उसके नाम बदल क्यों दिए गए। ईसा ने उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो पल भर के लिए उसकी आंखें झुक गई। उसने नजरें चुराई, होठों को हल्का सा काट लिया, मानो अपने ही शब्दों में खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। अग्निवीर की नजरें कभी ईसा पर टिकती, कभी विशु पर। उसके भीतर कहीं कुछ क्लिक सा हुआ। वो झूठ पहचानने का आदी था, सौदों में, लोगों में, हालात में। यहाँ भी उसे वही खटक महसूस हुई। ईसा के शब्द सही थे, पर लहजा कहीं फिसल रहा था। उसने शांत स्वर में पर तीखे सवाल के साथ पूछा, अगर ये काव्या का भाई है तो तुम्हें दीदी क्यों कहता है? ईसा ने जैसे तैयार जवाब पकड़ लिया हो। क्योंकि काव्या के साथ साथ ये मुझे भी दीदी ही कहता था, उसने कहा। उसे आदत थी। दादी माँ की अनुभवी आंखें ईसा के चेहरे पर ठहर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी में सवालों की परछाइयां थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि ईसा कुछ छुपा रही है। क्यों, यह वो नहीं जानता था, पर इतना तय था कि ये छुपाव किसी चाल से ज्यादा किसी डर से उपजा था। अग्निवीर ने बात आगे बढ़ाई। अगर ये काव्या का भाई है, उसने शब्दों को तौलते हुए कहा, तो काव्या इसे वहां सुनसान जगह पर छोड़कर क्यों चली गई, और ये अपने परिवार के पास क्यों नहीं गया? ईसा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं उभर आई। ये सब मैं नहीं जानती, उसने सच के करीब जाते हुए कहा। पर यह बहुत सहमा हुआ लग रहा है। इसने विशु की ओर देखा, जो अब भी उसके दुपट्टे का कोना कसकर पकड़े था। क्या मैं इसे अपने कमरे में ले जा सकती हूँ? अग्निवीर ने पल भर सोचा। उसके भीतर का संदेह अब भी जाग रहा था, पर बच्चे की हालत ने उसे रोक लिया। उसने हाथ के इशारे से अनुमति दे दी। ईसा ने विशु का हाथ थामा और धीरे धीरे उसे अपने कमरे की ओर ले चली। हर कदम पर जैसे वो खुद को संभाल रही हो, डर और राहत के बीच झूलती हुई। अभी वे कमरे के मोड़ तक ही पहुंचे थे कि अग्निवीर के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सूर्या का नाम चमक उठा। अग्निवीर ने कॉल उठाई। उधर से स्वर में जल्दबाजी थी। सर, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, कुछ बहुत जरूरी पता चला है, फोन पर नहीं बता सकता। अग्निवीर की भौहें तन गई। उसने दादी माँ की ओर देखा और कहा, दादी माँ, आप विशु और ईसा का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर सब बताता हूँ। ये कहते हुए वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। घर के भीतर सन्नाटा लौट आया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। ईसा अपने कमरे में विशु को बैठाकर उसके बाल सहलाने लगी। विशु ने धीरे धीरे सिर उसकी गोद में रख दिया। उसकी सांसें अब कुछ स्थिर थी। ईसा ने खिड़की से बाहर देखा। दूर जाती गाड़ी की आवाज़ हवा में घुल गई थी।
उसके दिल में अनजाना डर फिर सिर उठाने लगा, पर उसने खुद को संभाला। सब ठीक होगा, उसने खुद से कहा, जैसे वही भरोसा विशु के कानों में भी भर रही हो। दादी माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईसा को देखा, एक तरफ बच्चा, दूसरी तरफ डर, और मन ही मन कुछ तय किया। वो जानती थी कि सच देर सवेर सामने आएगा। सवाल ये नहीं था कि कब, सवाल ये था कि तब तक इस घर में किसका दिल टूटेगा और किसका जुड़ पाएगा। उधर अग्निवीर की गाड़ी शहर की सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, विशु का, और उसके साथ ईसा का कांपता हुआ झूठ। उसे यकीन था कि पर्दे हैं और पर्दों के नीचे कोई कहानी है जो अभी उसे पता नहीं। और जैसे जैसे वो ऑफिस के करीब पहुंच रहा था, उसके भीतर का ठंडा संकल्प और सख्त होता जा रहा था। इधर हवेली में ईसा जैसे ही विशु को अपने कमरे में लेकर पहुंची, उसने बिना एक पल गंवाए दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया, जैसे बाहर की दुनिया को उनसे दूर कर देना चाहती हो। दरवाजे के बंद होते ही उसके भीतर दवा सैलाब फूट पड़ा। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई और विशु को अपने सीने से इस तरह चिपका लिया, जैसे अगर जरा सी भी ढील हुई तो वो फिर कहीं खो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, हर शब्द में डर और पछतावा घुला हुआ। काव्या ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? बोलो ना, मेरी तरफ देखो। विशु के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हिचकियां ईसा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो रोते रोते बस इतना ही कह पाया, आप कहाँ चली गई थी दीदी? उसके शब्दों में शिकायत नहीं, डर था। वो डर जो किसी छोटे से दिल में तब घर कर जाता है जब उसे लगता है कि अब दुनिया में उसका कोई नहीं। वो काव्या बहुत बुरी है, वो सिसकियों के बीच बोलता गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, उसने मुझे बहुत मारा और बोलती थी कि मेरी दीदी मुझे छोड़कर भाग गई है। ये कहते कहते वो और जोर से रो पड़ा। अपनी छोटी सी मुट्ठी ईसा के कपड़ों में फंसा ली, जैसे उसे पकड़े बिना वो फिर अंधेरे में गिर जाएगा। ईसा की आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसने उसके सिर को अपने कंधे में छुपा लिया, बालों को चूमते हुए बुदबुदाई, नहीं मेरे मासूम से बच्चे, दीदी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं। मैंने गलती की, पर अब नहीं। विशु ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, काव्या दीदी के साथ एक अंकल भी थे, बहुत बुरे थे। वो मेरे मुंह को दबाकर पकड़ लेते थे और बोलते थे कि अगर किसी को बताया कि हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं तो वो मेरी दीदी को जान से मार देंगे। ये कहते हुए ही उसकी सांस अटक गई। डर उसकी आंखों में फिर तैर आया और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा। ईसा का दिल जैसे चीर दिया गया हो। उसने उसे और कसकर अपने सीने से समेट लिया, अपने आंसू उसकी पीठ पर गिरने दिए। बस बस मेरे बच्चे, अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दीदी यहाँ है, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी सिसकियाँ कुछ धीमी हुई, उसने अचानक पूछा, पर दीदी तुम अग्निवीर से कैसे मिली? उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा छलक आई, जैसे किसी सुरक्षित जगह पर आकर बच्चा फिर से सवाल करने लगा हो। उनका नाम अग्निवीर है, वो बोला। वो सुपर हीरो हैं दीदी। पहले मुझे उनसे डर लग रहा था, पर उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। वो एक पल रुका, फिर मासूमियत से जोड़ दिया, दीदी मैं 3 दिन से भूखा था। ये सुनते ही ईसा का कलेजा मुंह को आ गया। यहाँ वो भर पेट खाना खा रही थी और उसका भाई, उसकी जान, भूखा डरा हुआ अकेला भटक रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर उसके गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना बच्चा। उसने उठने की कोशिश की, मैं नीचे से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पर विशु ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। घबराकर बोला, नहीं दीदी, मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज़ दी। ईसा रुक गई। उसने घंटी बजाकर नौकरानी को बुलाया और धीरे से खाने का इंतज़ाम करने को कहा। जब खाना आया तो उसने खुद अपने हाथों से निवाला बनाया। हर कौर के साथ वो उसे प्यार से समझाती रही, धीरे धीरे खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। विशु बार बार बीच बीच में यही कहता रहा, दीदी मुझे मत छोड़ना, वो लोग बहुत गंदे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। हर बार ईसा की आंखें भर आती, पर वो मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती, जैसे अपने आंसुओं से उससे दूर रखना चाहती हो। खाना खत्म होते होते विशु की पलकों पर नींद उतर आई थी। ईसा ने उसे गोद में लिया, बिस्तर पर लिटाया और अपने दुपट्टे का एक सिरा उसके हाथ में दे दिया। सो जाओ, दीदी यहीं है। उसकी सांसें धीरे धीरे बराबर होने लगी और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया।
ईसा देर तक उसे देखती रही, उसके शांत चेहरे को, उस मासूम भरोसे को, और फिर चुपचाप रोती रही। उधर ऑफिस में अग्निवीर तेज कदमों से भीतर दाखिल हुआ। सूर्या पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे की गंभीरता कुछ अनहोनी का इशारा दे रही थी। सर, उसने बिना भूमिका के कहना शुरू किया, हमें जो जानकारी मिली है वो बहुत अहम है। अग्निवीर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें स्थिर थी। बोलो। सूर्या ने गहरी सांस ली। वो लड़का विशु असल में ईसा का ही भाई है। ये सुनते ही अग्निवीर की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसकी आंखें फैल गई। दिमाग में ईसा का झूठ, उसका कांपता स्वर, सब एक साथ घूम गया। क्या? उसके मुंह से बस यही निकला। कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। मुझे तो बताया गया था कि वो काव्या का भाई है। सूर्या ने सिर हिलाया। नहीं सर, हमने कन्फर्म किया है। ईसा अपनी माँ के साथ काव्या के घर पर काम करती थी। उसकी माँ की मौत के बाद वो वहाँ रहने लगी। उसका एक छोटा सा भाई भी था जो शादी के दिन से ही गायब था। वो ज़्यादा जुड़ा हुआ काव्या और ईसा से ही रहता था। बहुत संभव है कि शादी के बाद वो काव्या के साथ चला गया हो। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, काव्या और ईसा के बीच क्या बातें हुई ये पूरी तरह से सामने नहीं आया है, पर यह पक्का है कि विशु ईसा का ही भाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अग्निवीर की आंखों के सामने ईसा का चेहरा घूमने लगा। वो सूर्या, ये बात कहकर धीरे से ऑफिस के कमरे से बाहर निकल गया और उसके जाते ही पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं थे, लेकिन सवाल बहुत थे। अग्निवीर अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया। उसकी नज़र सामने की दीवार पर थी, लेकिन दिमाग में ईसा और विशु की तस्वीर एक के बाद एक उभरती जा रही थी। उसने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए आंखें बंद कर ली और अपना सिर थाम लिया। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। आखिर क्यों? यही सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। आखिर ईसा ने उससे और दादी माँ से झूठ क्यों कहा? वो विशु को अपना भाई मानने से, उसे सबके सामने स्वीकार करने से क्यों कतरा रही थी? उसने तो अपनी आंखों से देखा था, वो आलिंगन, वो रोना, वो डर, वो अपनापन। वो रिश्ता किसी साधारण जान पहचान का नहीं हो सकता था। वो प्यार ऐसा था जैसे कोई अपनी जान को सीने से लगाए हो, जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ कोई अपना अचानक मिल गया हो। फिर भी उसने झूठ क्यों बोला? क्यों? क्या डर था उसे? किससे या किस बात का? या फिर वो कोई चाल चल रही है? अग्निवीर को लग रहा था जैसे ईसा एक पहेली बनती जा रही है। जितना वो उसे सुलझाने की कोशिश करता है, उतनी ही वो उलझती चली जाती है। उसकी हर परत के नीचे एक और परत छुपी हुई है और हर परत के साथ सवाल और गहरे हो जाते हैं। उसने गहरी सांस ली, फिर एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ दी। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, उसने खुद से ही बुदबुदाया। और मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तभी दरवाज़ा फिर से खुला और सूर्या अंदर आया। सर, उसने प्रोफेशनल लहजे में कहा, लंदन वाले क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, 5 बजे की फिक्स की थी। अग्निवीर ने तुरंत खुद को संभाला, कुर्सी से सीधा होकर बैठा और बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। सूर्या के बाहर जाते ही उसने पल भर के लिए फिर अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को समझा रहा हो, इन सब चक्करों के बीच मुझे अपना बिजनेस नहीं भूलना है। उसने मन ही मन कहा, फोकस करो अग्निवीर, अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये लड़की, ये तुम्हें कमज़ोर कर देगी। एक आखिरी गहरी सांस लेकर वो उठा और मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गया, जहां उसने अपने चेहरे पर वही सख्त संयमित नकाब पहन लिया जो दुनिया उसे हमेशा देखती थी। इधर शाम ढलने लगी थी। आसमान पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई थी। लगभग 5 बजे दादी माँ ईसा के कमरे की ओर आई। हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। बिस्तर पर ईसा और विशु दोनों गहरी नींद में थे। विशु ईसा के सीने से सटा हुआ, जैसे अब भी डर हो कि नींद में भी वो कहीं खो ना जाए। दादी माँ के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना कोई आवाज़ किए दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और चुपचाप लौट आईं। शाम 6 बजे के करीब ईसा की नींद खुली। उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र विशु पर पड़ी। वो अब भी उसी तरह उसके पास सो रहा था। ईसा ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की। थोड़ी देर में विशु ने करवट बदली, आंखें मली और उठकर बैठ गया। उसने ईसा की ओर देखा और एक छोटी सी सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वो मुस्कान जो डर के बाद मिली सुरक्षा से आती है। ईसा ने झुककर उसके माथों को प्यार से चूम लिया।
मेरे बच्चे, नींद पूरी हो गई या अभी और सोना है? विशु ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं दीदी, अब नहीं सोना। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, लेकिन आंखों में अब भी वही ममता थी। देखो विशु, उसने बहुत नरमी से कहा, तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, तुम अब बड़े हो रहे हो और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो कुछ बातें उन्हें समझनी पड़ती है। विशु ने ध्यान से उसकी ओर देखने लगा, जैसे हर शब्द अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। यहाँ ईसा ने कमरे की ओर इशारा किया। किसी को नहीं पता कि तुम मेरे भाई हो। यह सुनते ही विशु के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आ गई। उसे अचानक याद आया और उसने मासूमियत से सवाल कर दिया, दीदी, आपने मुझे सबके सामने काव्या का भाई क्यों कहा? मैं तो आपका भाई हूँ ना, आपका प्यारा सा भाई। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक बच्चा था जो समझना चाहता था। ईसा ने पल भर के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को मजबूत कर रही हो। फिर उसने उसकी छोटी सी ठुड्डी थाम कर उसे अपनी ओर किया। मेरे बच्चे, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें काव्या का भाई बताया। विशु की आंखें और बड़ी हो गई। लेकिन याद रखना, ईसा ने गंभीरता से कहा, ये बात यहाँ किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक मैं अपनी सारी परेशानियाँ सुलझा नहीं लेती, तब तक तुम्हें काव्या का ही भाई बनकर रहना होगा। विशु ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है दीदी, उसने कहा, अगर ये आपको ठीक लगता है तो। ईसा की आंखें भर आई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे उस छोटे से भरोसे को हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर लेना चाहती हो। बाहर दुनिया अपने सवालों के साथ खड़ी थी और भीतर एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी। ऑफिस की मीटिंग रूम में कांच की दीवारों से छन कर आती शाम की हल्की धूप माहौल को सुनहरा बना रही थी। सामने लंदन से आए क्लाइंट बैठे थे, मिस्टर एडवर्ड मार्टिन, उनके साथ उनके पार्टनर लियोनार्ड ब्राउन और फाइनेंस हेड एलिसा वुड। टेबल पर फैली फाइलें, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चलती प्रेजेंटेशन और अग्निवीर की शांत सटीक आवाज़, सब कुछ किसी सधे हुए ऑर्केस्ट्रा की तरह ताल में था। जिस प्रोजेक्ट पर महीनों से बातचीत चल रही थी, वो सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि लंदन के मेरीना बिजनेस जोन में मल्टी लेवल कमर्शियल हब खड़ा करने का सपना था। इंटरनेशनल ब्रांड्स, 5 स्टार ऑफिस स्पेसेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अग्निवीर ने हर सवाल का जवाब बिना हड़बड़ाहट दिया। रिस्क एनालिसिस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइमलाइन, लीगल स्ट्रक्चर, सब कुछ इतना क्लियर कि सामने बैठे लोग एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा उठे। आखिरकार एडवर्ड ने हाथ बढ़ाया, मिस्टर अग्निवीर अग्निहोत्री, वी हैव अ डील। कमरे में हल्की तालियां गूंज उठी। सूर्या ने राहत की सांस ली। अग्निवीर के चेहरे पर भी पहली बार खुली मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसमें जीत का सुकून था। एडवर्ड ने उत्साह में कहा कि इस सक्सेस की खुशी में जिस होटल में हम ठहरे हैं, उस होटल में एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं और अग्निवीर से आग्रह किया कि वो अपनी मिसेज के साथ ज़रूर आएं। अग्निवीर ने शालीनता से हामी भरी, पर मन के किसी कोने में एक परछाई फिर से हिल गई। ईसा। मीटिंग खत्म हुई, फाइलें समेटी गए, हाथ मिलाए गए और अग्निवीर कार की ओर बढ़ गया। रास्ते भर शहर की रोशनी आंखों के सामने से गुजरती रही, पर दिमाग में सवालों की रफ्तार चलती रही। आखिर ईसा ने झूठ क्यों कहा? मंडप में चुपचाप बैठ जाना, कारण ना बताना, अचानक बीमार पड़ जाना, अपने ही भाई को काव्या का भाई कहना, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती नहीं थी। जितना वो सोचता उतना ही ये लड़की एक पहेली बनती जाती। तभी जैसे किसी ने दिमाग में स्विच ऑन कर दिया। एक प्लान, अगर वो सही निकला तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। गाड़ी पोर्च में रुकी। आम दिनों में वो सीधे हाल में जाकर दादी माँ के पैर छूता, 2 बातें करता और फिर ऊपर जाता, पर आज उसके कदम तेज थे, चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति। दादी माँ ने उसे ऐसे बिना देखे निकलते देखा तो वो चौंक गई। वो उसके पीछे पीछे ऊपर आई, पर अग्निवीर पहले ही अपने कमरे की ओर बढ़ चुका था। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र सीधे विशु पर पड़ी, जो ईसा के पास बैठा था। ईसा ने उसे देखते ही जैसे सांस रोक ली। अग्निवीर आगे बढ़ा, आवाज़ में संयम था पर शब्दों में ठंडापन। विशु, चलो तुम्हें काव्या के घर छोड़ देते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा मिस्टर रंजन देसाई और मिसेस सुषमा जी परेशान होंगे। 4 दिन से तुम गायब हो, चलो आज ही तुम्हें उनसे मिलवा देते हैं।
ये सुनते ही विशु जैसे सिहर उठा, वो फौरन ईसा से लिपट गया, उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। आंखों में डर तैर गया। ईसा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने उसकी ही बनाई हुई कहानी अब जाल बनकर खड़ी थी। अग्निवीर को देखते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। अग्निवीर का रुतबा ऐसा था कि सामने खड़े आदमी की हिम्मत जवाब देने लगती। 6 फीट 2 इंच की ऊंचाई, ग्रे आंखें जिनमें ठहराव और धार दोनों, चौड़ा सीना, सधी हुई चाल। वो खामोश रहकर भी दबाव बना देता था। ईसा उसके सामने खुद को बच्ची सी महसूस करने लगी, मासूम छोटी सी गुड़िया, हमेशा संयम में रहने वाली। ईसा के हाथ कांपने लगे। उसने झूठ क्यों बोला था? उस पल उसे यही समझ आया था कि अगर वो विशु को अपना भाई बताएगी तो सवालों की बौछार होगी। वो काव्या के पास कैसे पहुंचा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तक उसे क्यों नहीं लाई? और अगर सच बताया और अग्निवीर ने भरोसा नहीं किया तो? उस हड़बड़ाहट में उसने वही कहा जो आसान लगा। अब वही आसान रास्ता उसे मुश्किल मोड़ पर ले आया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो विशु के सिर पर हाथ फेरती रही, मानो उसे यकीन दिला रही हो कि वो उसे छोड़ने नहीं वाली। कमरे में खामोशी गहरी होती चली गई। एक तरफ अग्निवीर का ठंडा फैसला, दूसरी तरफ ईसा की भीगी आंखें और बीच में सहमा हुआ बच्चा। दादी माँ दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। अग्निवीर की नज़र पहले विशु पर ठहरी, फिर ईसा के चेहरे पर आते जाते भावों को उसने बड़ी बारीकी से पढ़ा। एक पल के लिए भी उसकी आंखें चूकी नहीं। ईसा के चेहरे पर उभरी बेचैनी, हथेलियों का अनजाने में कांपना, विशु के सिर पर बार बार फिरती उसकी उंगलियां, विशु का ईसा से बिल्कुल चिपक जाना। ये सब किसी औपचारिक अपनापन नहीं था, ये वो मोहब्बत थी जो बिना कहे भी चीख चीख कर सच बयान कर देती थी। उसी पल अग्निवीर के भीतर सूर्या की कही हर बात पुख्ता हो गई। उसे अब यकीन हो चुका था विशु ईसा का ही भाई है। पर अगर सच यही है तो ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है? अपने ही भाई को पहचानने से इनकार क्यों? ये सवाल उसके भीतर और गहरे धंसता चला गया। उसने खुद को संयत रखा। एक बार फिर विशु का हाथ थामते हुए वो झुका, आवाज को जानबूझकर नरम किया। अच्छे से सोच लो बेटा, उसने कहा। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही विशु जैसे भीतर तक सिहर उठा। उसने ईसा को और कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा ईसा के सीने में छुपा लिया, मानो दुनिया से बचने की आखिरी जगह वही हो। उसकी छोटी सी देह का कांपना ईसा को चीरता चला गया। उसने विशु की पीठ थपथपाई, जैसे हर थपकी में वादा हो, मैं हूँ, मैं यही हूँ। ईसा ने हिम्मत जुटाकर दादी माँ की ओर देखा। उसकी आवाज़ में हकलाहट थी, पर आंखों में सच्ची विनती। दादी माँ, आपसे एक बात कहूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। आप कुछ दिन विशु को मेरे पास ही रहने दीजिए ना। वो मुझसे और काव्या से बहुत जुड़ा हुआ था। काव्या तो चली गई और वो यहाँ आ गया है। अगर इसे फिर से भेज दिया गया तो ये और डर जाएगा। आप थोड़े दिनों के लिए इसे मेरे पास रहने नहीं दे सकती? कमरे में एक पल को सन्नाटा पसर गया। दादी माँ ने ईसा की आंखों में झांका। वहाँ कोई चाल नहीं थी, कोई चालाकी नहीं, बस डर था, अपनापन था और एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ था जो उम्र से पहले कंधों पर आ गया हो। दादी माँ ने अग्निवीर की ओर देखा। अग्निवीर, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम बिशु को छोड़ने क्यों जा रहे हो? घर में एक बच्चा रहेगा तो घर भी थोड़ा भरा पूरा लगेगा। अग्निवीर का जबड़ा सख्त हो गया। दादी माँ, उसने संयमित पर ठोस आवाज में कहा, घर बढ़ने के लिए हम किसी और के बच्चे को अपने घर नहीं रख सकते। काव्या के मम्मी पापा परेशान होंगे विशु के लिए। ईसा ने एक कदम आगे बढ़ाकर बात थाम ली। मैं उनसे बात कर लूँगी, उसने जल्दी से कहा। वे परेशान नहीं होंगे। आप चाहे तो विशु से भी पूछ लीजिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। अग्निवीर ने विशु की ओर देखा। बोलो बेटा, उसने पूछा, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? विशु ने पहले ईसा की ओर देखा, जैसे उसकी इजाज़त मांग रहा हो, फिर जोर से सिर हिला दिया। उसके छोटे से चेहरे पर राहत की हल्की सी रोशनी उतर आई। अग्निवीर अब कभी विशु को देख रहा था, कभी ईसा को। उसके भीतर का शक अब शक नहीं रहा था, वो ठोस यकीन बन चुका था। उसे साफ दिख रहा था कि ईसा कुछ छुपा रही है, और उसी क्षण उसके मन में एक कठोर निष्कर्ष ने जन्म लिया। या तो ये लड़की किसी बहुत बड़े डर में जी रही है, या फिर किसी दुश्मन की भेजी हुई चाल है, वरना अपने ही भाई को पराया कहने की नौबत क्यों आती? उसके भीतर ईसा के लिए नफरत की एक और परत जमती चली गई। उसने ईसा को घूरा, नजर में आग थी, ठंडा आक्रोश था।
ईसा ने पल भर के लिए पलकों को उठाया। अग्निवीर की आंखों में जलती आग उसने देख ली। अगले ही क्षण उसकी पलकें खुद ब खुद झुक गई, जैसे नज़र मिलाने की हिम्मत ही टूट गई हो। अग्निवीर ने गहरी सांस ली और दादी माँ की ओर मुड़ा। जैसा आपका फैसला दादी माँ, उसने कहा। मैंने कभी आपके फैसले के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आज भी नहीं उठाऊंगा। आप जो तय करेंगी वही मान्य होगा। वो पलटा है और आगे बढ़ते हुए बोला, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, सीधा साधा हुआ पर भीतर उथल पुथल से भरा हुआ। दादी माँ ने ईसा और विशु के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। विशु बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। फिर ईसा की ओर देखकर नरमी से बोला, और तुम बिल्कुल परेशान मत होना, इस बच्चे को यहाँ से कोई नहीं भिजवाएगा। उन्होंने हल्की सी ठिठोली में कहा, चलो अब ब्लैक कॉफ़ी भिजवाते हैं। ईसा, तुम अग्निवीर को स्टडी रूम में दे आना। ईसा ने सिर हिलाया। उसने विशु को सीने से लगाया, इस बार राहत के साथ, पर कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक डर और गहरा हो गया था। वो जानती थी आज विशु यहाँ रुक गया, लेकिन अग्निवीर की आंखों में जो आग उसने देखी है वो जल्दी बुझने वाली नहीं थी। अग्निवीर स्टडी रूम में दाखिल होते ही जैसे खुद को रोक नहीं पाया। दरवाज़ा बंद होते ही उसने सामने रखी कुर्सी को एक झटके में पलट दिया। मेज पर सजी किताबें, फाइलें, पेन स्टैंड सब उसकी मुट्ठियों की मार झेलते हुए ज़मीन पर आ गिरे। कागज़ हवा में बिखर गए। उसकी सांसें तेज थी, छाती उठ गिर रही थी। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, शांत हो जा अग्निवीर, लेकिन उस वक्त उसका गुस्सा उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। दीवार के पास रखा कांच का वास उसकी नज़र में आया और अगले ही पल वो ज़मीन पर चकनाचूर था। कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए, चमकते नुकीले बेरहम। वो दोनों हाथों से बालों को पकड़कर कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे अपने भीतर उठते तूफान को दबाना चाह रहा हो, पर नाकाम। उसी वक्त दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। ईसा दरवाजे पर आकर ठिठक गई। कमरे की हालत देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टूटा कांच, बिखरा सामान, हवा में तैरता गुस्सा, सबने मिलकर उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। डर और घबराहट से उसके हाथ हल्के से कांप गए। अग्निवीर ने गर्दन घुमाई। उसकी नज़र सीधा ईसा पर आकर ठहर गई, कठोर तीखी, जैसे हर सवाल उसी एक नज़र में समाया हो। कॉफ़ी लाई हो? उसकी आवाज़ आई, शांत, पर उस शांति में खतरनाक ठंडक थी। ईसा ने धीमे से कहा, जी। फिर हिचकिचाते हुए बोली, ये कांच के टुकड़े। अग्निवीर के होठों पर तंज भरी एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तो उसने कहा, तुम्हें भी कुछ टूटे चुभन से दर्द महसूस होता है? दूसरों को दर्द देते वक्त तो ये एहसास नहीं होता। ईसा की आंखें भर आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसकी आवाज़ फिर गूंजी, मेरी पत्नी हो तुम, मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। कॉफ़ी लेकर मेरे सामने आओ। उसके शब्दों में अधिकार था, गुस्सा था, और वो चोट भी जिसे वो मानने से इनकार कर रहा था। ईसा ने ट्रे को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फर्श की तरफ देखा, कांच हर तरफ बिखरा था। उसने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। पहले ही कदम पर चुभन हुई। उसने होठ भींच लिए, आवाज़ नहीं निकली। दूसरा कदम, इस बार दर्द और गहरा था। उसकी सांस लड़खड़ा गई। अग्निवीर सब देख रहा था। उसकी नज़रें ईसा के चेहरे से फिसल कर उसके पैरों पर गई। वहाँ पतली सी लाल लकीर उभर आई थी। एक पल को उसके सीने में कुछ कसकर रह गया, जैसे वही दर्द उसके अपने दिल में उतर आया हो। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, उसने खुद से कहा, कमज़ोर मत पड़, ये लड़की उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। उसका चेहरा और सख्त हो गया। ईसा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ दर्द बढ़ रहा था। अब खून साफ दिखने लगा था, कांच के टुकड़ों के बीच गिरती लाल बूंदें। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। भौहें सिकुड़ी हुई, आंखें नम, पर उसने नजरें नहीं उठाई। टेबल तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ कांपने लगे। उसने ट्रे रखा और धीमी कांपती हुई आवाज़ में बोली, काफ़ी पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज़ अग्निवीर के कानों में पड़ी तो उसकी धड़कन एक पल को तेज हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ा। अगले ही पल उसने ईसा का हाथ थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ईसा का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे अग्निवीर की गोद में आ गिरी।
उसकी सांसें अटक गई। अग्निवीर की एक बाँह अपने आप उसकी कमर के चारों ओर कस गई, दूसरी से उसने उसे थाम लिया। वो झुका। उसका चेहरा ईसा के बिल्कुल करीब था चेहरे के। उसकी आंखों में वही आग थी, पर अब उसमें कुछ और भी था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अग्निवीर ने ईसा के गाल पर अपने होठ को फिराते हुए कहा, अग्निवीर, अग्निहोत्री की बीवी हो तुम और अपने पति को प्यार करने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। पता है इस अग्निवीर के करीब आने को लड़कियां तड़पती हैं और तुम। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भरने के लिए। आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है और आप लोग दिल खोल कर अपना कमेंट दे रहे हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी भी हुई। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आप सभी तक कहानी को पहुंचाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब आप लोगों तक कहानी पहुंच पाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे, इसीलिए आप सभी का स्पेशल तरीके से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट और प्यार चैनल पर बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।